बुलेटिन में सबसे पहले आपको कोरोना की अपडेट दे देते हैं। दरअसल देश में कोरोना वायरस के मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या जो है वो तकरीबन 63,000 जा पहुंची है। कुल मरीजों की संख्या 62,939 हो गई है और अब तक 2,109 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 128 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। कोरोना से अब तक 19,358 मरीज, हालांकि इन सब के बीच ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं, यानी कि जो कोरोना के संक्रमण के एक्टिव केसेस हैं वो 41,472 इस वक्त भी हैं। हालांकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विस्फोटक स्थिति, क्योंकि 1100 से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र से एक दिन में सामने आए और इन सब के बीच महाराष्ट्र में ही मरीजों की संख्या इन 62,000 मरीजों में 20,000 के पार पहुंचती दिखाई दे रही है। और इस बीच एक और अहम और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि 17 मई के बाद के हालात से जुड़ी हुई है। दरअसल कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा आज सभी राज्यों के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और प्रमुख सचिव के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली यह बैठक अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्यों के अलावा दूसरे मंत्रालयों और विभागों के सचिव भी मौजूद रह सकते हैं। खासतौर पर इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा 17 मई के बाद के हालात को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है उस पर होगा, क्योंकि अब लॉकडाउन 3 चल रहा है, उसकी मियाद 17 मई को खत्म होगी। लॉकडाउन 3 में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में पूरे इलाकों को बांटा गया है, लेकिन आगे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसे कैसे खोला जा सकता है और कुछ औद्योगिक इकाइयां हैं उसे कैसे खोला जा सकता है, इस पर खास तौर पर चर्चा होगी। और कुंदन सिंह मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। कुंदन, किस तरह से हम देखें, क्योंकि अभी तक तो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांट करके रियायतें दी गई हैं अलग अलग। अगर हम ग्रीन जोन में देखें तो तकरीबन सामान्य स्थिति नजर आती है, लेकिन फिर भी वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है आमतौर पर, या फिर दिल्ली में अगर हम बात कर ले मेट्रो नहीं चल रही है। क्या लग रहा है कि आज एक बहुत प्रिसाइसली इस पर बातचीत होगी कि अब किस तरीके से नॉर्मलसी की तरफ चीजों को लाया जाए, एक साथ कोरोना को भी बैलेंस किया जाए और हालात भी नॉर्मल रखे जाए? देखिए सो बहुत साफ है, ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी जो देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, अगर आप राज्यों के तमाम जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठक कर रहे हैं, तो बैठक का जो मुख्य एजेंडा होगा कि करीब करीब सरकार से लेकर एक्सपर्ट से लेकर डॉक्टरों की जो भी टीम हो बहुत साफ कह चुकी कि अब हमें कोरोना के साथ जीना होगा। तो आखिर अगर कोरोना के साथ जिएंगे तो कैसे जिएंगे, क्योंकि बुनियादी जरूरतें तो पूरा करने की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन जान और जहान वाले कॉन्सेप्ट में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से 3 डिफाइन की गई थी, ऑरेंज, ग्रीन और रेड, इसमें बहुत सारे राज्य सरकारों और बहुत सारे एक्सपर्ट से भी मांग हो रही थी कि उसमें क्लस्टर, विद इन द क्लस्टर का कॉन्सेप्ट लाया जाए। मसलन अगर एक जिला 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में अगर फैला है, उसमें अगर 1 से 2 किलोमीटर के किसी गांव के इलाके में अगर फैला है तो उसी को क्यों नहीं कंटेन करके बाकी जिले को छोड़ा जाए। और साथ में जिस तरीके की एक्टिविटीज की बात हो रही है, अगर आप ग्रेडेड प्लान के तहत जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है, जो सबसे बहुत जरूरत है, क्योंकि जब भी आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आखिर उसको लेके हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये कहा जाए कि मेट्रो में सिंगल ड्राइव और सिंगल पैसेंजर के साथ गाड़ियां चल सकती हैं। हो सकता है कि कारों में विशेष तरह के सीट लगाया जाए पीछे वाले हिस्से से। हो सकता है कि ड्राइवर के लिए कुछ यूनिफॉर्म, कुछ प्रोटोकॉल दिया जाए जिससे थोड़ा सा ईज आउट किया जा सके। अगर क्योंकि फैक्ट्री चल रही है तो मजदूर आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, ऑफिसर्स लोग आएंगे कैसे, अगर कोई फैक्ट्री चल रही है तो कच्चा माल कैसे आएगा, कच्चा माल बनने के बाद फाइनल प्रोडक्शन दुकानों पे कैसे जाएगा। तो कुल मिला के एक स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। नहीं, अभी स्थिति देखिए कुंदन, ये आ भी रही है। अगर प्रैक्टिकल तौर पर हम देखें तो एक तरफ 33% एम्प्लॉइज के साथ प्राइवेट ऑफिसेस खुल गए हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो इसलिए लोग वैसे पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम क्या माने, क्योंकि अभी देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहीं ना कहीं इशारा किया था कि इस पर हम बहुत तेजी से प्लान कर रहे हैं कि कैसे इसको नॉर्मलसी की तरफ रखा जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किया जाए। मेट्रो को लेकर के भी पिछले दिनों गाइडलाइन आई कि हो सकता है नई गाइडलाइंस के साथ आरोग्य सेतु ऐप और तमाम जो एहतियात है उसके साथ मेट्रो चलाई जाए। इसको लेकर के क्या उनके सामने बाकायदा खाका रखा जाएगा? देखिए बिल्कुल साफ है कि जो जीवन मार्च में हुआ करता था वो आफ्टर जब लॉकडाउन खुलेगा वैसा नहीं रहेगा।
वो ट्रांसपोर्ट की बात करें, ऑफिस की बात करें, मार्केट की बात करें, शॉप की बात करें, कंस्ट्रक्शन यूनिट की बात करें, प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, तो अलग अलग एजेंसीज अपने लिए नई प्रोटोकॉल्स बना रही हैं। जहां तक आप मेट्रो का सवाल, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि न केवल मेट्रो, एयरपोर्ट, ये रेलवे, इंडियन रेलवे के लिए भी एक नई गाइडलाइन ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे बनाई जा रही है। सब लोग अपने कंसर्न अथॉरिटी को प्रेजेंट करेंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, पहले पहुंचना, आपका थर्मल ठीक है कुंदन, मैं आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर बता रहे हैं दर्शकों को कि बढ़ते मामलों से केंद्र सरकार सतर्क नजर आ रही है। 10 राज्यों में केंद्र सरकार बाकायदा टीम भेजेगी, क्योंकि लगातार जो है 3000 2000 से ज्यादा मामले हर दिन सामने आ रहे हैं, और टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर रहेंगे जो हर जगह जाएंगे, और टीम में नोडल ऑफिसर और हेल्थ एक्सपर्ट भी शामिल रहेंगे। गुजरात, तमिलनाडु समेत खास तौर पर 10 राज्यों में जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप नजर आ रहा है, वहां पर ये टीमें जाएंगी और वहां पर अब हालात को और ज्यादा नॉर्मल करने की कोशिश होगी। कुंदन, क्या हम माने कि ये इसी का ही एक पहलू है, जो अभी हम बात कर रहे थे उसी का ही एक पहलू है कि यहां पर टीमें भेज करके एक प्रिसाइसली इस पर काम किया जाए? देखिए सर, 3 चरण में मोटे तौर पे काम हो रही है। एक मेडिकल और स्वास्थ्य और डॉक्टरों की टीम काम कर रही है कि इस बीमारी को कैसे रोका जा सके। दूसरी एक वो इंप्लीमेंट एजेंसीज है जिसमें पुलिसिंग संभाल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए, और तीसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे पुश किया जाए। जहां तक मेडिकल सेक्टर्स की बात, आपने देखा कि अहमदाबाद जो सबसे ज्यादा डेथ रेट है, उसको लेकर रणदीप गुलेरिया एक विशेष विमान से गए थे, उनके साथ पूरी हेल्थ सेक्रेटरी और जो भी लव अग्रवाल और पूरी टीम गई थी। तो इस तरह की टीम जो दिल्ली की एक्सपर्ट टीम है, आईसीएमआर की टीम करे, एम्स की टीम करे, डॉक्टरों का समूह करे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहें, और कुछ एक्सपर्ट के साथ ये पूरी टीम जाएगी और देखेगी कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों ये बीमारियां बढ़ रही है, क्या उस पर लॉकडाउन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, अस्पतालों में कुछ और अपग्रेड करने की जरूरत है, उनके स्टाफ को और स्किल करने की जरूरत है। इसी को लेके जो मुख्यतः वो राज्य है जिसमें आप गुजरात का नाम ले ले, महाराष्ट्र का नाम ले, तमिलनाडु का नाम ले ले, तेलंगाना का नाम ले ले, इन तमाम स्टेट्स में कम से कम वहां पे एक टीम जाके फिर से जो सर्कुलर है, जो रूल्स है, जो डू डोंट्स हैं, उसको रिडिफाइन करने की बात हो रही है। और जरूरत पड़ेगी तो उनको मेडिकल असिस्टेंट से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो सीवियर इंपैक्टेड स्टेट है उनके लिए रूल्स कुछ अलग हो, जो लीन है, जहां पे कम मामले हैं, उनके लिए कुछ रूल अलग हो, और उसी तरह जो पूरी तरह से इस पर एक खाका तैयार करने की कोशिश हो रही है। लगातार जो है एक्सपर्ट्स के साथ, तमाम अधिकारियों के साथ बैठकें जारी हैं। आने वाले वक्त में कैसे जान भी और जहान भी को मेंटेन रखा जाए, ये कोशिश आप नजर बना रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया कुंदन। इन सबके बीच अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र से स्थिति लगातार चिंतक बनी हुई है, चिंताजनक, और वहां से जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, क्योंकि कोरोना का कहर यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा। और बीते 24 घंटे में भी अकेले महाराष्ट्र से 1165 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 20,000 के पार जाते हुए 20,228 हो गई है। मौत के आंकड़ों पर अगर महाराष्ट्र भर में नजर डालें तो बीते 24 घंटे में सिर्फ अकेले महाराष्ट्र से 48 लोगों की जान गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। राज्य में कोरोना से अब तक कुल अगर राज्य की बात कर लें तो 779 लोगों की मौत हुई है। इंद्रजीत सिंह मुंबई से मेरे सहयोगी इस पर लाइव जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा वहां पर टेस्ट हो रहे हैं, सबसे ज्यादा वहां पर लोग भी रिकवर हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो मामले सामने आ रहे हैं, जो डेथ रेट है वो नहीं थम रहा। ये बहुत ज्यादा जो है अब हालात कहीं ना कहीं ज्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग की बात करें तो देश में जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे अधिक टेस्ट महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक शनिवार का जो आंकड़ा था 2,20,000 के करीब टेस्ट हो चुके थे। और हैरानी की बात यह है कि अब जो आंकड़े हैं, जो टेस्टिंग हो रही है, उसमें से 9% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जबकि ये पहले जो आंकड़ा था वो 5% था। तो कहीं ना कहीं ये 15 दिनों में करीब 4% ये आंकड़ा बढ़ा है 15-20 दिनों में। तो आप समझ सकते हैं कि हालत लगातार चिंताजनक बनी हुई है, और इसी को लेकर बहुत सारे प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं, बहुत सारे नए डिसीजन भी लिए गए हैं। जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है उसमें जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, करीब 7 दिनों में
4500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और इसको देखते हुए ओपन ग्राउंड हॉस्पिटल की शुरुआत की जा रही है और करीब करीब 2000 बेड का ओपन ग्राउंड हॉस्पिटल अलग अलग जगहों पे मुंबई में शुरू किया जा रहा है, जिसमें 1000 बेड MMRDA ग्राउंड है, इसके अलावा नेहरू प्लेनेटोरियम में है, महालक्ष्मी रेस कोर्स में है। तो कहीं न कहीं कम से कम अभी जो स्थिति है उससे ये समझ पाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये मामले इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। लगातार कोशिशों के बावजूद भी थम नहीं रहे हैं, लॉकडाउन है उसका पालन भी लोग कर रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर मामले थम नहीं रहे। लेकिन इंद्रजीत, मैं आपके पास आता हूं इन सब के बीच एक और खबर अपने दर्शकों को बता दें जो मुंबई से जुड़ी हुई है। दरअसल कोरोना वायरस की चपेट में आने से हमारे एक और कोरोना वॉरियर की मौत की खबर आ रही है, क्योंकि मुंबई में तैनात ASI सुनील कलगुटकर की कोरोना से मौत हो गई है। ASI सुनील मुंबई के विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे। लॉकडाउन में ड्यूटी के समय ही उन्हें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उनकी जान बच नहीं पाई। वहीं अभी तक महाराष्ट्र में पुलिस विभाग की ही बात कर लें तो 7 कर्मचारियों की कोरोना की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, इंद्रजीत के पास जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच जो महाराष्ट्र और मुंबई से खबर आ रही है वो अपने आप में जो कहीं ना कहीं सरकार है उसकी परेशानी लगातार बढ़ाए हुए हैं। इन सबके बीच गुजरात से भी खबर, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 7797 पहुंच गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा बुरी स्थिति कहीं ना कहीं दिल्ली की नजर आ रही थी, लेकिन अब गुजरात लगातार तेजी से यहां पर जो कोरोना के संक्रमण है वो फैलते जा रहे हैं। तकरीबन 8000 अकेले गुजरात में इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या फैल गई है और पिछले 24 घंटे में ही कोरोना पॉजिटिव के तकरीबन 400 नए मामले सामने आए हैं। 394 नए केस अकेले 24 घंटे में आए, तो वहीं 472 कोरोना मरीजों के मौत की पुष्टि अकेले गुजरात से हो चुकी है। लेकिन इन सब में भी गुजरात के साथ साथ जो अहमदाबाद है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि अहमदाबाद में 5540 कोरोना पॉजिटिव अकेले हैं। कुल 8000 मामलों से 5000 से 5500 के करीब मामले अकेले अहमदाबाद शहर से हैं। वहीं कोरोना वायरस से कोरोना वॉरियर भी अछूते नहीं रह रहे हैं। देश में कोविड-19 से CRPF, CISF और ITBP के जवान भी संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में CRPF के 62, CISF के 13 और ITBP के 6 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और ये कहीं ना कहीं और ज्यादा गंभीर स्थिति की तरफ इशारा करने वाली बात। देश में अर्धसैनिक बलों में 600 से ज्यादा जवानों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। भूपेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, पवन मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पवन, अगर हम पैरामिलिट्री की बात करें या फिर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी बात करें तो उनमें जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं वो शायद और गंभीर स्थिति, क्योंकि इन पर ही कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है लॉकडाउन मेंटेन कराने की, तमाम और दूसरी जरूरी जो सिस्टम है उसे ठीक रखने की। शायद अगर आप देखें पिछले कुछ समय की, अगर आप दिनों की जानकारी आप देखें और ले, जैसा मैंने भी जानकारी दिया कि लॉकडाउन पार्ट 3 चल रहा है, लॉकडाउन 1 से ही लगातार पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके लॉकडाउन का पालन करवा रही थी। अलग अलग पिकेट पे खुद पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंतजाम करने के लिए रखा गया था। उन लोगों को पकड़ने के लिए, उन लोगों की गाड़ियों को पकड़ने के लिए, चेकिंग करने के लिए पैरामिलिट्री की यहाँ पर सेवा लिया गया था। सबसे ज्यादा जो मामले आए हैं सेंट्रल दिल्ली के मामले आए हैं, जहां जामा मस्जिद थाने की बात करें, अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें, सीलमपुर, जाफराबाद, ये वो इलाका है जब आप देखिए कि जब रमजान का पाक महीना जब शुरू हुआ, जिस दिन शुरू हुआ उसके एक दिन पहले कई ऐसे वीडियो सामने आने लगे जहां जाफराबाद में, सीलमपुर में लोग घरों से बाहर, सैकड़ों की तादाद में लोग घरों से बाहर निकल करके आते हैं और फिर भीड़ को संभालना जो मुश्किल हो गया था। अब जो है कुछ परिवारों से हमारी बात हुई, पैरामिलिट्री फोर्सों से जुड़े कुछ फैमिलीज के भी मेरे पास फोन आए। उनका ये कहना था कि जब से शराब की दुकानें खुली, ठेके खुले, दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री की मदद लिया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या ये पैरामिलिट्री को क्या चलता फिरता फोर्स मान लिया जाए, या ये देखा जाए कि जब संक्रमण हो रहा है, जब देश में संक्रमण हुआ तो क्यों नहीं सारे इंतजाम दिए गए? जब फोर्सेस को अलग अलग पिकेट पे उतारा गया तो उनके साथ किट के इंतजाम क्यों नहीं वहां पर किया गया था?
तो काफी रोष है और लगातार ये घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है। मेट्रो की बात करें, पहलू तो बहुत है, पहलू बहुत है, और हर पहलुओं पर अगर गंभीरता से ध्यान दिया जाए तो चीजें शायद ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तो डराने वाले हैं। नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका पवन। इन सबके बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने की में भी लगातार कोशिश है और नौसेना भी इसमें जुटी हुई है। ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान के तहत नौसेना का आईएनएस जलाश्व कोच्चि पहुंच गया है और इस शिप के जरिए मालदीव के माले से 698 भारतीयों को रेस्क्यू कर भारत लाया गया है। ये जलाश्व की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मालदीव से तकरीबन 700 लोगों को ये शिप लेकर के पहुंचा है, इन्हें रेस्क्यू करके भारत लाया गया है। यहां पर भी जो तमाम भारतीय फंसे हुए, दरअसल विदेशों में फंसे हुए तमाम भारतीयों को लगातार वापस स्वदेश लाने की कवायद चल रही है, चाहे वो जल हो चाहे वो नभ, हर तरफ से उन्हें लाने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके से पानी के जहाज से लाने की कोशिश है, तो वहीं वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों से भारतीयों को लाने की लगातार कोशिश जारी है। वायु मार्ग से भी शारजाह से 180 लोगों को लेकर एयर इंडिया का जो फ्लाइट है वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो मलेशिया के कोलालंपुर से 177 भारतीयों को लेकर स्पेशल विमान तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पहुंचा। लखनऊ और त्रिची एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्रियों की बाकायदा सघन स्क्रीनिंग की गई, जो कि तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट और त्रिची एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आप देखिए। लगातार विदेशों से जो भारतीयों को लाने का सिलसिला है वो जारी है। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भारत के इतिहास का चल रहा है, और चाहे वो पानी के रास्ते हो चाहे वो वायु के रास्ते, हर जगह से हर संभव तरीके से लोगों को भारत लाने की कोशिश हो रही है।